Welcome you again here, okay? And today we are going to do a new chapter, okay? That is lifelines of national economy. Obviously ये ज्योग्राफी की लास्ट चैप्टर है जिसे हम करने वाले हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है ये प्योरली ट्रांसपोर्टेशन पे बेस्ड है। तो मैंने इस चैप्टर का नोट्स भी बनाया है और मैं उसी नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको मैं ये नोट्स, इसका पीडीएफ जो है ये आपको आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा, यानी नोट्स भी आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आपको क्रिस्प नॉलेज इसके बारे में मिलेगा, जो कि प्योरली एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहला चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली वॉट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द पेस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन कंट्री के डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करता है, यानी उसके डेवलपमेंट को काफ़ी बढ़ाता है। कहने की बात यह है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन है क्या? जब भी हम किसी भी चीज़ को जहाँ पर वो बन रहा है वहाँ से ले जाते हैं और उन जगह पे पहुँचाते हैं जहाँ पे उसका डिमांड है, राइट? तो उसे ही तो हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे ना। जो ले जाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वही तो ट्रांसपोर्टेशन है, राइट? ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज शुड मूव एफिशिएंटली फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट? उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो देश है वो ट्रांसपोर्टेशन पे ही तो चल रहा है। इसीलिए तो इसे कहते हैं ना लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अदरवाइज इकोनॉमी बढ़ेगा कैसे? अगर चाहे आप सर्विसेज सेक्टर की बात करो, चाहे आप गुड्स सेक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो सब में ही इकोनॉमी का तो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। तो कितने तरह के ट्रांसपोर्ट हैं? सबसे पहला बात, ट्रांसपोर्ट देखो तीन तरह के होते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड में फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर, इनलैंड, ओवरसीज। एयर दो तरह के होते हैं, एक डोमेस्टिक एयरवेज और एक इंटरनेशनल एयरवेज। और फर्दर डोमेस्टिक एयरवेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट एयरलाइंस। एग्जाम्पल्स भरा पड़ा है। रोडवेज़ के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे रोडवेज़ के बारे में आप जानते हो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे ऐसे हैं। रेलवेज़ जानते ही हो। पाइपलाइंस ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको स्पेसिफिक नॉलेज रखना पड़ेगा कि देश में कितनी मेजर पाइपलाइंस हैं, करेक्ट? वो मैं बताऊंगा जब चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। वाटर इनलैंड रूट है और एक ओवरसीज़ है। इनलैंड यानी अपने देश के अंदर में ही, ओवरसीज़ यानी देश के बाहर, ठीक है। एयर डोमेस्टिक एयरवेज भी हैं, इंटरनेशनल एयरवेज भी हैं। डोमेस्टिक एयरवेज दो तरीके के होते हैं, जो कि एक पब्लिक अंडरटेकिंग या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जिनको संभालता है, और एक प्राइवेट एयरलाइंस होते हैं जो प्राइवेटली, जैसे इंडिगो सबसे कॉमन है अभी फिलहाल, स्पाइस जेट, ये सब प्राइवेट एयरलाइंस हैं। इंटरनेशनल एयरवेज तो वो एयरवेज हो गए जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं, जिसमें लुफ्तांसा, ठीक है, विस्तारा, बहुत सारे हैं भाई, ठीक है। उतना अगर हम उतने अमीर नहीं है, ज़्यादा एयरलाइंस पे गए नहीं है तो पता नहीं उतना, लेकिन है काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। चलो, तो अब हम आगे देखेंगे इनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड नॉलेज इन द सेंस कि एग्जैक्टली रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, ये इनलैंड, ओवरसीज, ये सब एग्जैक्टली इसके बारे में क्या आखिर हमें पढ़ना है और क्या क्या दिया हुआ है। ओके, गुड। हम रोडवेज की बात करेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, जो कि आप देख रहे हो। ये आपको मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर रिवीजन के साथ आपको नोट्स भी मिल रहा है। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम में, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, अबाउट 56 लाख किलोमीटर्स। समझ पा रहे हो? 56 लाख किलोमीटर्स जो है वो इंडिया में रोड हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब सही में इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज? कई बार आएगा, ठीक है। बोर्ड में मान के चलो ये आता ही आता है, बहुत बार मैंने देखा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज, ये रोड का एक फ़ायदा है। दूसरा है कि रोड जो है वो कई रिमोट प्लेसेस में जा सकते हैं, बट रेलवे नहीं जा सकते। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी? मीन्स ऑब्वियसली द टोपोग्राफी विच इज़ नॉट सो एसेसिबल। वहाँ पर भी रोड जा सकते हैं पर ट्रेन नहीं जा सकता या रेलवेज नहीं जा सकता, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इकोनॉमिकल होता है। कम लोग अगर जा रहे हैं तो ठीक है, कम सामान अगर आप ले जा रहे हो तो ठीक है, रोडवेज़ को प्रीफर करो। ऑब्वियसली अगर हज़ारों लोग जा रहे हैं और सामान बहुत ज़्यादा लगेज है तो सीधी बात है ना भाई, रोडवेज से कैसे जाएंगे, वो तो रेलवेज से जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है किस इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है डोर टू डोर सर्विस। रोड ही एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो हर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को जोड़ता है बाकियों को,
सो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। कह रहा हूँ ना कि डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका मतलब ये है कि रोडवे एक लिंक है फॉर रेलवेज़, एयरवेज़, सीपोर्ट्स सभी के लिए। क्योंकि अगर आपको रेलवेज़ में जाना है, आप रेलवे स्टेशन तक कैसे जाते हो? रोडवेज़ के हेल्प से जाते हो। आपको एयरपोर्ट जाना है, आप रोडवेज़ के हेल्प से जाते हो। आपको सी पोर्ट जाना है, आप रोडवेज़ के हेल्प से जाते हो। यानी रोडवेज़ इज़ द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, राइट, विच कनेक्ट्स ऑल दी अदर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स और मीडियम्स, व्हाटएवर यू कैन से। ओके, तो इस चीज़ को ही हम इस क्वेश्चन में समझना चाह रहे थे। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी का नोट्स है। सो व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये रोडवेज और रेलवेज के बीच का डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से डिटेलिंग में पढ़ते हैं रूट्स के बारे में। रूट्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। ओके, द फर्स्ट वन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ठीक है, तो ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ये 4 मेजर सिटीज़ जो होते हैं ना, उनको कनेक्ट करता है। दिल्ली, ओके, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, ये 4 जो मेजर सिटीज़ हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बच्चों, पता है? मेट्रो सिटीज़, राइट। तो इसको मेट्रो सिटीज़ कहते हैं, करेक्ट। इनको जोड़ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। तो एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा अभी राइट साइड में, उसको ज़रा ध्यान से देखना। उसमें आपको क्लियर पता चलेगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, उनको कनेक्ट करता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या करता है, आसाम में जो सिलचर नाम का जगह है और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि सबसे फाइनेस्ट रूट्स जो कंट्री में बनाए गए हैं वही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इनको इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि इनका कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, इनका देख रेख करने का काम जो है वो NHAI का है, जो कि है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स के हिसाब से जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है वो सब मैंने दे दी है। ओके, बस आपको करना यह है कि आपको अच्छे से वीडियो देखना है, और मैंने नोट्स जो दे रहा हूँ आपको, उस नोट्स को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो देखना है और नोट्स पढ़ना है, काम खत्म। एनसीईआरटी को ऑब्वियसली पहले पढ़ लेना ज़रूरी है। एनसीईआरटी कैसा बुक है जिसको आप पढ़ोगे तो और भी अच्छा। ठीक है, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है। नेशनल हाईवेज़ क्या होता है? देखो, नेशनल हाईवेज़ जो होते हैं वो कई सारे नामों से जाने जाते हैं या नंबर्स से जाने जाते हैं बेसिकली। जैसे मैं जिस एरिया में भी रहता हूँ उसके पास नेशनल हाईवे NH49 है, कई जगह कई दूसरे नंबर्स के NH हाईवे पूरे देश में। ठीक है, तो दे आर लेड एंड मेंटेन बाय CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शेरशाह सूरी मार्ग जो कि दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। मैं नेशनल हाईवेज़ का भी फ़ोटो, जो मैंने पिक्चर अभी वो कहा था ना, वो पिक्चर जो है वो आपको राइट साइड में मैंने दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। नेशनल हाईवेज़ के बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगा उससे भी। और आपके एनसीईआरटीज़ में जो मैप्स हैं, वो मैप्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से मैथ पढ़ना, बिकॉज मैथ्स देखोगे, सॉरी मैप देखोगे तब जाके ही तुमको आइडिया लगेगा ना इन चैप्टर्स का कि एग्जैक्टली क्या है। स्टेट हाईवेज़, देखो स्टेट हाईवेज़ नाम से पता चलता है कि स्टेट हाईवेज़ जो है वो स्टेट के अंदर होते हैं, वो पूरे कंट्री में नहीं होते जिस तरह से नेशनल हाईवेज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टेट हाईवेज़ का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है, वो स्टेट के अंदर होते हैं। और वो स्टेट कैपिटल को, जैसे कि मैं अगर उड़ीसा की बात करूँ तो भुवनेश्वर एक स्टेट कैपिटल है, भुवनेश्वर को बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है, उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। ठीक है, इनको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करते हैं स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो तो बहुत ही सिंपल है। अगली बार जब आप अपने एरिया में या अपने जिस एरिया को आप बिलोंग करते हो वहाँ पर ये पता करने का कोशिश करो कि नेशनल हाईवे कहाँ पर है, कहाँ से गुजरती है, और स्टेट हाईवे कहाँ पर है। ये आपका टास्क है, ये आप पता करोगे तो आपको मज़ा आएगा ये सब चीज़ें पढ़ने में, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ये सब देख रहे हो अपने आसपास। करेक्ट, चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब कैटेगरी तो हमने कर लिया, अब बाकी की 3 कैटेगरी हम कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम ये होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं दूसरे प्लेसेस से डिस्ट्रिक्ट में। आप बोलोगे सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से प्लेसेस हैं? देखो, एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे कि ऑब्वियसली कलेक्ट्रेट ऑफिस होगा, जहाँ पे कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, म्यूनिसिपैलिटी या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्ट्रिक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस वो वहाँ पर होंगे। और बाकी जगह भी तो होंगी ना, बाकी जगह भी होंगे, कई सारे वार्ड होंगे, ब्लॉक होंगे, हो सकता है वहाँ पंचायत हों, कई सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउनशिप हैं। उन सबको कनेक्ट कैसे करेगा? तो उनको जो कनेक्ट करता है विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रूट्स। ठीक है, इनको मेंटेन कौन करता है? इनको जिला परिषद मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। ठीक है, नोट्स पढ़ोगे और साथ ही साथ ये वीडियो को अच्छे तरह से समझोगे तो आपका मार्क आना ही है।
मार्क आने से आपका कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नाउ दूसरे रूट्स का कैसे करेंगे? दूसरा रूट्स जो है वो थोड़ा सा एनोनिमस कैटेगरी है, कोई ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। बट व्हाट आर अदर रूट्स? जो रूरल रूट्स होते हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत के अंडर में आते हैं, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसमें क्या कहा गया है कि हर विलेज जो है ना कंट्री का, वो एक नियर बाय मेजर टाउन से कनेक्ट रहेगा। और वो जो कनेक्ट रहेगा वो कोई ऐरा गैरा रोड से कनेक्ट नहीं रहेगा, वो एक ऑल सीजन रोड से कनेक्ट रहेगा। ऑल सीजन रोड मीन्स ऑब्वियसली पक्का रोड, उससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वो अदर रूट्स में आ जाते हैं। क्लियर है? तो बहुत आसान है। इसके बाद जो लास्ट और बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स, दे आर बॉर्डर रूट्स। बॉर्डर रूट्स का नाम जो है एब्रीविएट करने पे होता है बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ ब्रो, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रोड्स बनाना और रोड्स को मेंटेन करना इन बॉर्डरिंग एरियाज़ में करता है, ठीक है। तो इनका काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ तो नहीं होता, काफ़ी सारे चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, करेक्ट। ओके, तो ये तो हो गए रोड्स का डिफरेंस, ठीक है, करेक्ट। पर अगर हम रोड को क्लासीफाई करने की कोशिश करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द रोड, तो वो सिर्फ दो ही ब्रॉड कैटेगरी होगा। एक तो होगा मेटल रोड जो सीमेंट कंक्रीट से बनते हैं, ठीक है, और एक है नॉन मेटल रोड जो कि कच्चा रोड होते हैं, ठीक है, कोई कंक्रीट या सीमेंट उसमें नहीं लगा होता। सो दैट इज़ कच्चा रोड, करेक्ट, यस। रोडवेज़ हमने कंप्लीट किया, अब रेलवेज़ पे आ जाते हैं। रेलवेज़ जो है वो इंडिया की ना प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। चाहे आप बात करो फ्रेट की, जिसे हम गुड्स कहते हैं, या पैसेंजर्स की। बोला जाता है कि इंडिया का सही मायने में लाइफलाइन जो है वो रेलवेज़ है, क्योंकि इंडिया का कुछ परसेंट आबादी, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ट्रेन्स, राइट। तो रेलवेज़ इंडिया के कुछ परसेंट आबादी को रोज़ हैंडल करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इट अलाउज पीपल टू कंडक्ट बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेलवेज़, या बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो, अब मैंने लाइफलाइन ही कह दिया रेलवे को, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। सारी चीज़ें जो है वो रेलवे एक तरह से हैंडल कर लेता है, क्योंकि देश का कई इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, हिस्सा जो है पॉपुलेशन का, वो रेलवेज़ पे डिपेंड करता है। चाहे वो ऑफिस जाने से लेकर पिलग्रिमेज करना, टूरिज़्म करना, बिजनेस टूर्स पे जाना, किसी भी चीज़ को आप देख सकते हो। तो रेलवे इज़ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर पीपल ऑफ इंडिया, ओके। ओके, सो रेलवेज बाइंड इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अगर इंडस्ट्रीज़, रेलवेज नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? गुड्स कैसे ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? कोल कैसे जाएगा? यहाँ तक कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह? सब चीज़ रेलवे हैंडल करता है। यहाँ तक कि आप जो कई जगहों पर मिल्क देखते हो, मिल्क से लेके सारे पेरिशेबल आइटम्स तक को कई बार रेलवेज हैंडल करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। तो वो इंडस्ट्रीज़ को, देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से हैंडल कर रहा है, ठीक है। चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रिया जो है, मीडियम जो है, वो रेलवे को माना जाता है, करेक्ट। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट रेलवे वन ऑफ द मोस्ट, और आई कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज फार एज बोथ गुड्स एंड पब्लिक आर कंसर्न, ठीक है। अब देखो, रेलवे जो है 16 जून में बटा हुआ है, 16 जून में बटा हुआ है, करेक्ट। रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को लेकर कुछ नोट्स अगर एग्जाम में कहने लिखने को आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय, और हाउ एग्जैक्टली रेलवे इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री। सो देखो, नॉर्दर्न प्लेन जो होता है ना, क्योंकि वो प्लेन एरिया है, लेवल लैंड है, तो वहाँ पर रेलवे को सेटअप करने में बहुत आसानी होता है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ रेलवेज, बट इन हिली टेरेन्स ऑफ पेनिनसुलर रीजन में थोड़ा दिक्कत तो होता है, पर वहाँ टनल्स, गैप्स, लो हिल्स, थ्रो लो हिल्स, जस्ट अ सेकेंड, अदरवाइज आप सोचोगे लो हिल्स भी कुछ है, लो हिल्स में से आना जाना रेलवेज को बहुत पड़ेगा,
उसके लिए गैप्स बनाए जाते हैं, बेसिकली टनल्स बनाए जाते हैं जिससे रेलवेज या ट्रेन्स मूव कर सके। अभी अगर बात करते हैं हम हिमालयन माउंटेन्स की, तो हिमालयन माउंटेन्स आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज बिकॉज वो किसी भी तरीके से रेलवे के लिए फिट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक तो बात। सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ एमपी आर ऑल्सो अ चैलेंज। एक सैंडी प्लेन में जहाँ की मिट्टी हमेशा धंस रही होती है, कैसे रेलवे ट्रैक को ले किया जाएगा। एक मार्शी लैंड में जहाँ दलदल है, नमी है, हर जगह चिपचिपापन है, ठीक है, मिट्टी जहाँ की सॉफ्ट है, वहाँ पर कैसे रेलवे को लाई किया जाएगा। जहाँ पर बहुत घना जंगल है, वहाँ से रेलवे को कैसे किया जाएगा। तो ये भी एक चैलेंज है रेलवे के लिए। बस रेलवे उनको बहुत ही अच्छे से टैकल करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और हमें ये ध्यान देना है कि रेलवे आगे बढ़े, पर उसके साथ साथ हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी एक्सप्लॉयट ना हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। आई होप अब तक सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। प्रॉब्लम जो कि रेलवे फेस करता है, ठीक है, हमेशा ये लगातार चले आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय रेलवेज, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज मैनी पैसेंजर्स दे ट्रैवल विदाउट टिकट। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आप बिना टिकट ट्रैवल करते हो तो आप रेलवे को बिल्कुल भी पैसा नहीं देते। और रेलवे का पैसा नहीं देते हो यानी कि आप एक कहीं ना कहीं एक इंडियन सिटीजन होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हो, क्योंकि आप बिना पैसे दिए ट्रैवल कर रहे हो। आप जिस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पैसा देना चाहिए। करेक्ट, पैसा नहीं दिए एक बार के लिए चलो सहन कर लेगा रेलवे, पर क्या करते हैं भाई, रेलवे आपकी संपत्ति है, इस बात को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। ठीक है, एंड दे रियली थिंक दैट रेलवे इज देयर प्रॉपर्टी एंड दे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फ्रॉम रेलवेज, फ्रॉम ट्रेन्स। थेफ्ट, चोरी, डैमेज करना चीज़ों को। ठीक है, यहाँ तक कि बाथरूम का लोटा तक गायब कर देते हैं लोग, समझ रहे हो। एंड फ़ैन है, फ़ैन को डैमेज करना, लाइट को डैमेज करना, दैट्स नॉट डन। ओके, दैट्स नॉट प्रॉपर वे ऑफ बिहेविंग। करेक्ट, तो रेलवे प्रॉपर्टी को आपको डैमेज नहीं करना चाहिए। पीपल शुड स्टॉप द ट्रेन, नॉट सॉरी इट्स नॉट शुड, पीपल स्टॉप द ट्रेन पुल्स चेन अननेसेसरीली। बिना मतलब का वो चेन पुलिंग करते हैं जिससे बाकी पैसेंजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिना रीज़न के आप क्यों पुल कर रहे हो। एक बड़ा सा ट्रेन को दोबारा रोकना फिर चलाना, ये काफ़ी अनकन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, नॉन कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको इरेडिकेट करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे को हमको कंट्रोल करना चाहिए। अब आते हैं दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवे के बाद, वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइंस पे देखो बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक आप लोगों को नहीं होगा, तो पाइपलाइंस एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो आप पढ़ना जा रहे हो, क्योंकि पाइपलाइन में इंसान बैठ कर तो नहीं जाते। ठीक है, तो पाइपलाइंस जो था वो पहले किस लिए यूज़ हुआ करता था। पहले पाइपलाइंस यूज़ हुआ करता था जस्ट टू ट्रांसपोर्ट वाटर। ठीक है, सिटीज़ और इंडस्ट्री में ले जाते थे ना पाइप से पानी को। पर पाइपलाइन अब यूज़ होने लगा फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड्स से इनको ज़रूरी जगहों पर जहाँ उनका ज़रूरत है वहाँ पर ले जाया जा रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस कौन कौन से हैं। पहला तो है ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। आसाम तो हो गया, स्टेट का नाम आपको पता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फ्रॉम सलया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। यहाँ पर आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो वाया बहुत सारी जगहों का नाम दिया गया है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और मेजर पाइपलाइंस का मैं यहाँ पर अभी एक मैप दे रहा हूँ आपको, देख रहे हो आप राइट साइड में एक मैप है, इसमें मेजर पाइपलाइंस दिखाए गए हैं। करेक्ट, चलो आगे बढ़ें फिर। हजीरा इन गुजरात और जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश, गुजरात से उत्तर प्रदेश। तो अपने आप ही आप इमेजिन कर पा रहे होगे, देख पा रहे होगे कि कितनी दूरी को पाइपलाइन जो है वो कवर करता है। अब यहाँ पर देखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइंस। दे आर हैविंग मिनिमल रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट उनका काफ़ी कम है। ठीक है, लॉसेस और डिलेज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि पाइपलाइन है ना, वहाँ से क्या लॉस होगा, क्या उड़ने वाला है, क्या लीक करने वाला है। हाँ, लीकेज होने की संभावना रहती है, लीकेज होने के चांसेस ऑब्वियसली रहेंगे, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट। बट जो मेजर लॉसेस या डिलेज हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इनलैंड रिफाइनरीज़ को कनेक्ट करता है। फार इनलैंड रिफाइनरीज़, मान लेते हैं कि 2 रिफाइनरीज़ हैं और वो एक दूसरे से कह सकते हैं कि 1000 किलोमीटर दूर हैं, तो वो भी हम पाइपलाइन से कवर कर लेते हैं उनको। करेक्ट, समझ पा रहे हो। या एक जैसे कि हम किसी जगह पर क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को या कुछ कच्चा सामान भेजना चाहते हैं इन ऑर्डर टू रिफाइन इट, तो हम भी रिफाइनरी तक उसको आसानी से ले जा सकते हैं थ्रू दिस पाइपलाइंस विदाउट एनी डिलेज एज वेल एज विदाउट एनी लॉस। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सही है। चलो फिर आगे बढ़ें दूसरे सेक्शन की तरफ।
वाटरवेज। वाटरवेज क्या होते हैं, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्यों हम उनके बारे में पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, आखिर क्या खास बातें होंगी। वाटरवेज जो होते हैं ना, उनके कुछ एडवांटेजेस होते हैं बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो फर्स्ट दे आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो चीपेस्ट मोड है, सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता आप पैसा देकर, फेयर जो सबसे सस्ता है वो वाटरवेज में है, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की लोड्स। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमें कई क्विंटल या कई टन ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लेट्स टॉक अबाउट लाइक फ्रॉम यूएई टू इंडिया। तो आप जानते हो, मैप आपने देखा है कि यूएई से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा समंदर है, राइट। वो हम एयरवेज से तो नहीं ला सकते क्योंकि बहुत हैवी है और बल्कि भी है, तो कन्वीनियंट नहीं है, और हम ट्रेन चला नहीं सकते समुद्र के बीच। तो मोस्ट सुटेबल वे ऑफ कैरिंग देम इज वाटरवेज, राइट। सो एनी काइंड ऑफ हैवी एंड बल्की लोड्स are if they are there, so obviously we prefer at the time that we should transport them through waterways, right. They are fuel efficient as well, ठीक है। तो कई लोग इसे फ्यूल कहते हैं, सॉरी, फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली? बिकॉज आप प्रोपेल करना अगर चाहते हो शिप को तो आप एयर से भी कर सकते हो, राइट। यानी फ्यूल कंजप्शन इसमें कम होता है क्योंकि फ्रिक्शन उतना नहीं होता ना वाटर में। अगर वाटर में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप थोड़ा सा अगर मोटर के हेल्प से चलाते हो, बाकी तो जहाज या नाव जो है वो खुद चलने लगती है ना थोड़ा बहुत। That's why it's fuel efficient. Okay, so I explained you each and every term, and this is proper notes of this topic. So you are getting notes also with this. Practice it. Okay, if you want PDF, you'll get that in Telegram channel. Okay, now waterways. कितने तरह के वाटरवेज है मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको आप ये लिख सकते हो, नेशनल वाटरवेज, राइट, NW। गंगा रिवर प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक 1620 1620 किलोमीटर्स, इसको नेशनल वाटरवे 1 कहा गया है। मैं कोशिश करता हूँ वाटरवे की भी एक वाटरवेज का भी एक इमेज जो है, पिक्चर जो है मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को उसका बेटर आइडिया हो जाए, करेक्ट है। चलो फिर, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सदिया टू डुबरी 891 किलोमीटर, ये नेशनल वाटरवे 2। ये सारे जो हैं मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये NCERT में है और ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन इट। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बेकार में लोगे नहीं, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 10, राइट। सो यू हैव टू बी क्रिस्प, ओके, फॉर दिस। वेस्ट कोस्ट कैनल जो कि केरला में है, सबसे छोटा वाटरवे यही है, 205 किलोमीटर्स ओनली, नेशनल वाटरवे 3। ओके, स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा अलॉन्ग काकीनाडा पुडुचेरी कैनल्स। तो गोदावरी और कृष्णा रिवर में 1078 किलोमीटर लंबा नेशनल वाटरवे 4 है, ठीक है। स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मणी, ठीक है, जो कि ईस्ट कोस्ट कैनल में है, नेशनल वाटरवे 5 है। रिवर ब्रह्मणी उड़ीसा के लोग बेहतर जानते होंगे, सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये ईस्ट कोस्ट कैनल में आता है, मेजर पार्ट इसका, नेशनल वाटरवे नंबर 5। इस बारे में और थोड़े डिटेल्स दिए गए हैं, बट मुझे लगता है, जैसा मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मेरे पिछले 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इतना मोर देन इनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। नहीं तो पता चला तुम यही सोचने लगोगे ना, सर आप आखिर बोल किस बेसिस पर हैं, क्योंकि हमने कई साल के पेपर देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 95% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इंडिया का 95% ट्रेड, और इसमें मैं जानता हूँ, आप भी इमेजिन कर सकते हो कि काफ़ी परसेंटेज जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात की गई है, वो सी से होता है, ठीक है। और इंडिया में इनलैंड वाटरवेज का नेविगेशन जो है वो 14,500 किलोमीटर लंबा है, 14,500 किलोमीटर, यू कैन इमेजिन दैट, राइट, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो वाटरवेज भी आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ें दूसरे सेक्शन की तरफ। बात की है तो सी पोर्ट के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं, माइनर को हम अभी उतना डिटेल में तो नहीं करेंगे, मेजर को करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि व्हाट आर द मेजर सी पोर्ट्स, ठीक है। तो उसमें से आपको क्लियरली पता चलता होगा, कुछ कुछ नाम आपको दिख रहे होंगे इस मैप में, लाइक मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, लेफ्ट साइड में देखो, वेस्ट साइड में इंडिया के, ठीक है। मरमगांव पोर्ट आप देख सकते हो जो कि गोवा में है, ठीक है। कोची केरला, टिटीकरिन तमिलनाडु, ठीक है, विशाखापट्टनम। तो ये सारे पोर्ट आपको विजिबल हो रहे होंगे मैप में, ठीक है। अब उनके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में हमको ध्यान रखना या कह सकते हैं याद रखना जरूरी है। मेजर सी पोर्ट में सबसे पहला आता है, कौन कौन से सी पोर्ट हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। कितने सी पोर्ट हैं? 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं और 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं। इंडिया का कोस्ट लाइन कितना लंबा है? 7,516.6 किलोमीटर्स। ये इंडिया का कोस्ट लाइन है, 7,516.16 किलोमीटर्स, करेक्ट है, सॉरी। कंडला इन कच्छ इज़ अ टाइडल पोर्ट एंड ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट। तो किस पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट कहते हैं? कंडला, जो कि कच्छ में है। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। टाइडल पोर्ट जो टाइड्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसे टाइडल पोर्ट कहते हैं। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट, और मुंबई के कंजेशन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरमगांव पोर्ट गोवा में है। मेजर आयरन ओर, जितने इंडिया के जो मेजर आयरन ओर वो होते हैं ना, प्रोड्यूसिंग पोर्ट नहीं है ये, वैसे ये थोड़ा सा गलत हो गया ये वर्ड, ये
मरमगांव पोर्ट इज मेजर आयरन और ट्रांसपोर्टिंग पोर्ट है, एक्सपोर्टिंग पोर्ट कह सकते हो आप, जो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है, चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, ज़्यादातर आयरन और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ से? मरमगांव पोर्ट से। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में पोर्ट है, कोची केरला में, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में। तो आप इन मेजर पोर्ट्स का नाम याद रख सकते हो। मैप वर्क में ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, दैट्स व्हाई इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। ओके, चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट है, याद रखोगे, और डीपेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ गया हूँ, काफ़ी अच्छा जगह है ये, आप भी जा सकते हो, घूमो थोड़ा, देश को जानो, घुमा फिरी करो। ओके, सो विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। पारादीप पोर्ट ओडिशा में जो है, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट के लिए बड़ा फेमस है, पारादीप पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट जो है इनलाइन रिवराइन पोर्ट है। यहाँ पर एक दो तीन चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को शायद उसमें कन्फ्यूज़न हो। इनलाइन रिवराइन पोर्ट का मतलब क्या? रिवराइन पोर्ट का मतलब कि ये पोर्ट जो है वो रिवर से कनेक्टेड है, पोर्ट जो है वो रिवर से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक और पोर्ट है जिसके बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है, और वो है हल्दिया पोर्ट। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी कोलकाता में ही है, या स्पेसिफिकली कोलकाता अगर आप ना भी कहना चाहो तो कोई बात नहीं, वो वेस्ट बंगाल कह सकते हैं हम उसको, कोलकाता नहीं। तो ये भी वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। और हल्दिया पोर्ट का काम क्या था? कोलकाता पोर्ट काफ़ी ज़्यादा कंजेशन हो जाता है उसमें, तो हल्दिया पोर्ट उसके कंजेशन को रिलीज़ करने के लिए होता है, करेक्ट। जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था मुंबई पोर्ट के लिए, वैसे ही। चलो फिर ये पोर्ट वाला काम भी हो गया हमारा, हमने समझ लिया पोर्ट को बड़ी अच्छे से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा, करेक्ट, ठीक है। एयरवेज का देखो कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही क्लियर है, इसमें समझने के लिए भी कोई खास तुमको एफर्ट नहीं देना पड़ेगा कि इट इज़ द फास्टेस्ट mode of transport, obviously prestigious in the sense that obviously if someone is traveling from airways, then obviously the person is rich, right? That's why it's prestigious, because obviously richer people can afford airways, that's the only stereotype in the society, that's why समाज में ये कहा सोचा जाता है ना कि अमीर आदमी ही एयरवेज में जाता है, तो आप अगर जा रहे हो प्रेस्टिजियस बात है। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल तो है, सही बात है, कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंफर्टेबल इन द सेंस कि अगर आप एयरवेज में जाते हो ना, आपको ट्रैफिक ना रेलवे क्रॉसिंग, अगर मन में कहने का मतलब कि कोई भी ज़्यादातर ऑब्स्टेकल्स नहीं फेस करना पड़ता, राइट। द जर्नी इज़ ऑब्वियसली क्वाइट स्मूथ एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट येस रिस्क इज़ देयर, रिस्क है भाई। पता चला कि तुम नीचे उतरे ही नहीं, ऊपर से ऊपर निकल लिए ना, ऊपर जा रहे हो, ऊपर से सीधा ऊपर निकल लिए, नीचे आई नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओके, सो इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स, कवर कर सकता है, हाई माउंटेन्स, ड्रेरी डेजर्ट्स, ठीक है, विद ग्रेट ईज, ये तो है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स को आसानी से कवर कर सकता है। जहाँ पर लोग नहीं जा सकते रेलवे से, रोडवेज से, उन जगहों पर भी हम एयरवेज से जा सकते हैं, ठीक है ना। लाइक रिमोट एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कह सकते हैं हम, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस टू रिमोट एरियाज़ वेरी इजीली, ओके। ये मैं अभी ऑलरेडी कवर कर दिया मैंने इस पॉइंट में कि वो रिमोट एरियाज़ में हम बहुत आसानी से उसमें जा सकते हैं। एयर ट्रैवल कब नेशनलाइज हुआ? 1953 में वो नेशनलाइज हुआ। और उसके बाद अब देखो तो वैसे इसमें मैंशनड पहले किया हुआ है चैप्टर की स्टार्टिंग में, दो तरीके के एयरवेज को लोग हैंडल करते हैं, कंट्री में चलता है। कौन कौन से हैं वो? एक डोमेस्टिक है और एक जो है इंटरनेशनल है। अब देखो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में भी ये तो अलग क्राइटेरिया हो गया, एक पब्लिक सेक्टर एयरवेज होते हैं और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है ना, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये एक प्राइवेट सेक्टर के हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी, राइट, जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। इवन गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल को ले आना या जरूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले आना फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ऑल्सो, दिस सॉरी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स वाज यूज्ड एट द टाइम, ओके ना। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन में, ठीक है। यहाँ तक एयरवेज का सारा चीज़ क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वो मैंने पहले भी क्लियर कर चुका है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल पहले ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, ज़्यादा इसमें से और आएगा नहीं एग्जाम में, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन में। देखो कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है बेसिकली, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और एक मास कम्युनिकेशन होता है, राइट। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, तो उसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स, ये सब आ जाते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में। अब आपको डिसाइड करना है कि पर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा है, मास कम्युनिकेशन कौन सा है। अगर आप फ़ोन लगाते हो, आप किसी एक इंसान से बात करते हो, राइट, आप पूरे झुंड से या ग्रुप से तो नहीं बात कर रहे होते। तुम बोलोगे सर हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो हम सबसे बात करवाते हैं, ये वो लॉजिक नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहाँ से फ़ोन में किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में 5 लोगों को लगा सकता हूँ, 10 लोगों को लगा सकता हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम सेइंग। क्या तुम 10,000 लोगों से एक साथ बात कर सकते हो या एक साथ अपना मैसेज शेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में जैसे टेलीविज़न होते हैं, आजकल तो इंटरनेट है, ठीक है,
प्रेस है, रेडियो है, कि एक बार आप बोल रहे हो हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और पर्सनल कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है। हमारे देश में ये बुक जो है वो काफ़ी पुराना है, एनसीईआरटी का तुम्हारा, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पुराने इन्फॉर्मेशंस को नए के साथ मिला कर दिया हुआ, ठीक है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है पोस्टल का, भारत का, इंडिया की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें देखो अलग अलग क्लास के मेल भेजे जाते हैं। फर्स्ट क्लास मेल किनको कहा जाता है, जिनमें कार्ड्स होते हैं, इन्वेलप्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास मेल किनको कहा जाता है, बुक पैकेट्स होते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स होते हैं, पीरियडिकल्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि कैटेगरी ऑफ मेल्स मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे देख सकते हो, समझ सकते हो, ओके, ठीक है। अब क्या है कि हाल फिलहाल में ही, वैसे हाल फिलहाल इसका फिर भी कम से कम 20 साल 25 साल पहले की बात की जा रही है, कि 6 मेल चैनल्स स्टार्ट किए गए थे इंडिया में, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे, खाली सिर्फ आपको इसमें यहाँ पर नाम जानना है। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल और बाकी के 3 हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिक चैनल, ये 6 चैनल्स जो है पोस्टल ने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इंडिया में टेलीकॉम नेटवर्क्स की बात करो तो वो भी लार्जेस्ट है, या अगर लार्जेस्ट अभी ना हो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। उस टाइम पे इंडिया में एसटीडी सर्विस, जिसको सब्सक्राइबर ट्रंक डायल कहा जाता है, ये स्टार्ट हुआ था, ओके, ताकि इन्फॉर्मेशन के फ्लो को और मजबूत किया जा सके। पर अब देखो तो ये एसटीडी वाले सिस्टम सब ऑब्सोलीट हो गए हैं, ऑब्सोलीट समझते हो ना, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब सेलुलर फ़ोन्स का ज़माना है, नए नए टेलीकॉम सर्विसेज मार्केट में आ चुके हैं, जो इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके टेलीकॉम को भी हैंडल कर रहे हैं, मतलब ऑल इन वन सारा काम कर रहे हैं। तो वो ज़माना तो काफ़ी पुराना हो गया, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था, मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, जो ज़्यादा लोगों को टारगेट करें एक बार में। इंडिया में दूरदर्शन नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो अपने घर के बड़ों से आप सुन सकते हैं, दूरदर्शन के बारे में पूछ सकते हैं। एक लौता चैनल था उस टाइम पे टीवी में, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड में उसका नाम आता था। वो इतना बड़ा चैनल था, बड़ा इन द सेंस कई जगहों पे वो प्रसारित समझते हो ना, टेलीकास्ट किया जाता था उससे, देखते थे लोग उसको, ठीक है। वैसे ही न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, इवन फीचर फिल्म्स आर अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन, सॉरी, ये सब भी मास कम्युनिकेशन का एक जरिया है, जो मैंने ऑलरेडी अब लोगों को बताया। अब देखो फिल्म्स है तो कोई तो होगा ना जो फिल्म्स को भी कंट्रोल करता होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी प्रसारित कर दो, कुछ भी टेलीकास्ट कर दो, लोगों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, कर दे रहे हो, प्रसारित उसे कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है। देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी, okay, which should look after the things that are being telecasted, okay. So the Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. Central Board of Film Certification. तुम बोलोगे सर फॉरेन फिल्म्स को कैसे कंट्रोल करेगा, फॉरेन फिल्म्स जब इंडिया में आएंगे तब कंट्रोल करेगा वो, ये बोल उससे ही पास होगा कि बेसिकली उन्हें क्या क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, करेक्ट। अब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ तक, और आई होप दिस नो डाउट इन अप टू दिस। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो 2 कंट्री के बीच अगर ट्रेड होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। 2 स्टेट के बीच होता है तो इंटरनल ट्रेड होगा, वो तो देश के अंदर में हो रहा है, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देश में अगर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा ना, तो इसका मतलब ही ये है कि कंट्री जो है वो काफ़ी डेवलप कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, करेक्ट। तो इंटरनेशनल ट्रेड को हमेशा बढ़ाने के बारे में ही सोचना चाहिए। एक्सपोर्ट, जब मैं ट्रेड की बात करता हूँ उसमें 2 चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना देश के लिए फेवरेबल है, जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा उतना फेवरेबल नहीं है, करेक्ट, उतना अच्छा बात नहीं है, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। मैंने आप लोगों को कहा था कि द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मोर द एक्सपोर्ट मोर बेटर फॉर अस, राइट। जब एक्सपोर्ट एक्सीड करता है तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, पर जब एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो वो अनफेवरेबल होगा, सीधी बात है, ठीक है। और इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट क्या क्या होते हैं, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होते हैं, ठीक है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कह सकते हो। जेम्स, ये जेम्स कैडबरी जेम्स नहीं है, ये जेम्स वो पत्थर होते हैं, वो सब होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेलिंग जानने का अभी कोई फ़िलहाल सेंस बनता नहीं है। तो आप 2-4 वर्ड याद रख सकते हो, 2-4 प्रोडक्ट्स, गुड्स याद रख सकते हो जो इंपोर्ट होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। एक्सपोर्ट भी इंडिया में बहुत होते हैं। इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, इंडिया से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में से कॉफ़ी एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। तो उसमें भी इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। देखो जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम टूरिज़्म को इग्नोर करते हैं, क्योंकि टूरिज़्म को कोई ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं। उनको लगता है कि टूरिज़्म क्या कभी इनकम का सोर्स बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है।
देखो मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। समझ रहे हो? 15 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है समझ सकते हो तुम। सो टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स। ये पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब एग्जाम में आते हैं। टूरिज्म क्या करता है? नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करता है, कल्चरल परसूट्स, यानी कल्चरली लोग अगर कुछ खोज रहे हैं तो उनको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, राइट। इन फॉरेन से अगर कुछ लोग कल्चरल परसूट में आते हैं, परसूट मतलब खोजना होता है, वो इंडिया के कल्चर को जानने आते हैं, तो वो टूरिज्म से ही तो पॉसिबल है, वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इंडिया में आके इंडिया के टूरिज्म को काफ़ी, या इंडिया के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ के इंडियन लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उल्टा ही गंगा बह रही है, ठीक है। हम अपने आप को ही नीचा देखते हैं, राइट, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। नाउ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, ठीक है ना, जैसे राजस्थान वगैरह पुराने चीज़ों पे को देखना, ठीक है, इंडियन हेरिटेज को सामने से देखने के लिए आते हैं। इको टूरिज्म यानी इन्वायरमेंट को एंजॉय करने आते हैं। कोई आ रहा है हिमालयाज़ में ट्रैकिंग करने, तो कोई केरला जा रहा है वहाँ के बैक वाटर्स में रह कोई इन्जॉय करने, तो कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जा रहा है, तो कोई गुजरात जा रहा है कच्छ घूमने, समझ रहे हो ना। एडवेंचर टूरिज्म, जैसा मैंने कहा, हिमालयाज़ को कोई एक्सप्लोर करने आ रहा है, ये सब एडवेंचर टूरिज्म है। कल्चरल टूरिज्म, इंडिया के कल्चर को जानने आ रहे हैं। कई लोग पूरी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं, कई लोग वृंदावन में जाके बस जाते हैं, सोचो, घूमने भी नहीं। फिर कई लोग जो हैं वो इंडिया के कल्चर इन द सेंस इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में जानने आते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। मेडिकल टूरिज्म देखो इंडिया में तो कम लोग ही आएंगे, क्योंकि इंडिया का मेडिकल इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि बाहर से लोग हैं। हाँ, छोटे कंट्रीज़ के लोग आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका का इंसान इंडिया में आएगा मेडिकल टूरिज्म के लिए, बट येस आते हैं लोग दूसरे कंट्रीज़ के, छोटे कंट्रीज़ से। बिजनेस टूरिज्म के लिए भी आते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा हब है बिज़नेस के लिए, लोग बहुतों को पता है। चाइना, मालदीव्स जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के बल पे ही चलते हैं, राइट, ठीक है। तो इंडिया के बिज़नेस के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, दूसरे देशों के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। ओके, सो टूरिज्म में बहुत ही स्कोप है एज अ ट्रेड। तुम ये 3-4 पॉइंट्स को ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, राइट नोट दैट हाउ वी कैन use tourism or how tourism can help us, or what exactly is the meaning of this tourism as a trade, how tourism okay uh, works as a trade, right। समझ में आ रही है बात? तो वो वर्ड्स चेंज करेंगे, बट उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा कि टूरिज्म और ट्रेड को ट्रेड हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, मैंने ऑलरेडी क्रिस्प करके और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताया। आई होप यू लाइक द चैप्टर। विद दिस the chapter came to an end. Okay, we'll soon meet in our next video. Till then, bye bye, enjoy your day and keep studying, my children.